हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मेडिवल हिस्ट्री के अंदर लास्ट जो हमने करा था वो राजपूत रूलर्स के बारे में पढ़ा था और महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ा था। तो उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे मोहम्मद गौरी से, राइट। तो लास्ट हमने पढ़ा था जो महमूद ऑफ गजनी थे वो इंडिया में आए थे सिर्फ और सिर्फ लूटपाट के लिए, राइट। इंडिया के जो टेम्पल्स थे उनको लूटा और वापस चले गए। तो इंडिया में उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपैंड नहीं करा था, इंडिया को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लूटा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था राजपूत रूलर्स के बारे में। यहाँ पे लास्ट जो हमने पढ़ा था राजपूत रूलर्स के बारे में पढ़ा था। तो जहाँ पे हमने दो रूलर्स के बारे में पढ़ा था, एक थे जयचंद और दूसरे थे पृथ्वीराज चौहान, राइट। तो ये दो रूलर्स हमने पढ़े थे राजपूत रूलर्स के अंदर। इसके अलावा बैटल ऑफ तराई के बारे में हमने पढ़ा था। तो महमूद ऑफ गजनी का हमने पढ़ा था कि इंडिया में एज ए प्लंडरर आए थे और लूटपाट करके ये वापस चले जाते थे। और टोटल इंडिया में इन्होंने 17 टाइम्स रेड मारी थी। कितनी बार रेड किया था इंडिया को? 17 टाइम्स रेड मारी थी इंडिया के अंदर, राइट। 17 टाइम्स आए और लूट कर चले गए। लास्ट में 1030 एडी के अंदर इनकी हो जाती है डेथ। मोहम्मद जो थे, महमूद ऑफ गजनी जो थे, 1030 एडी में इनकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद धीरे धीरे जो गजनी एम्पायर था वो क्या वीक होता गया, राइट। अब महमूद गजनी के टाइम पे एक बहुत ही पावरफुल स्टेट था, वो जो एम्पायर था, गजनी एम्पायर था, बहुत ही पावरफुल स्टेट था। कहाँ पे है ये गजनी वाला एरिया? ये आता है अफगानिस्तान के अंदर। तो महमूद गजनी के टाइम पे ये पावरफुल स्टेट था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये जो था वीक होता गया। क्यों? क्योंकि जो इसके आगे सक्सेसर्स थे ना, महमूद ऑफ गजनी के जो सक्सेसर्स थे बहुत ही वीक सक्सेसर्स थे, जिसके चलते हुए गजनी एम्पायर जो था वो वीक हो गया और खत्म हो गया। और फिर एक नया एम्पायर यहाँ पे शुरू होता है जिसका नाम है सेल्जुक एम्पायर। लेकिन जो सेल्जुक एम्पायर था ये भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। तो इन्हीं के टाइम पे बहुत सारे कुछ तुर्किश ट्राइब मैन जो थे वो आए, जिनके चलते हुए जो सेल्जुक एम्पायर था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया, राइट। गजनी के बाद कौन आए? सेल्जुक आए। और सेल्जुक इतने पावरफुल नहीं थे तो वो भी खत्म हो गया, सेल्जुक एम्पायर भी। तो कुछ तुर्किश ट्राइबल मैन यहाँ पे आकर रूल करने लगे। और उसके बाद आते हैं गुरीद्स। गुरीद्स डायनेस्टी है ये एक। तो ये जो डायनेस्टी थी ये आई थी अंडर सुल्तान अलाउद्दीन। गुरीद डायनेस्टी जो थी ये किसने फाउंड करी थी? सुल्तान अलाउद्दीन ने। अब ये जो सुल्तान अलाउद्दीन है, सुल्तान अलाउद्दीन को टाइटल दिया गया था वर्ल्ड बर्नर का। वर्ल्ड बर्नर का टाइटल दिया गया था किसको? सुल्तान अलाउद्दीन को। इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड बर्नर का टाइटल किसको दिया गया था? सुल्तान अलाउद्दीन को दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि जो सुल्तान अलाउद्दीन थे इन्होंने गजनी एम्पायर को खत्म करा था, बिल्कुल खत्म कर दिया था, इनको मिट्टी में मिला दिया था जो गजनी एम्पायर था। इसीलिए अब जो गजनी एम्पायर था ना बहुत पावरफुल एम्पायर था। अब इन्होंने इंडिया में भी इतनी बार लूटपाट करी लेकिन अपना एम्पायर एक्सपैंड इंडिया में नहीं करा, लेकिन वहां पे ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे जो गजनी थे। तो इन्हीं को ही गजनी एम्पायर जो था इन्हीं को ही इन्होंने खत्म कर दिया। तो इसीलिए इनको वर्ल्ड बर्नर का टाइटल दिया जाता है। किसको? सुल्तान अलाउद्दीन को, राइट। सुल्तान अलाउद्दीन के बाद 1173 एडी के अंदर, 1173 एडी के अंदर जो गजनी था, गजनी के थ्रोन पे आकर बैठते हैं म्यूजुद्दीन मोहम्मद। जो गजनी की गद्दी थी वहां पे आकर बैठते हैं म्यूजुद्दीन मोहम्मद, जिनको बाद में नाम दिया गया मोहम्मद गौरी का। कब ये आकर गद्दी पे बैठे? 1173 एडी के अंदर। अब ये वाला जो ईयर है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मोहम्मद गौरी कब आए थे? 1173 एडी के अंदर आए थे। अब उस टाइम पे इनका जो बड़ा भाई था वो कहाँ पे रूल कर रहा था? गुर में रूल कर रहा था, राइट। तो अब ये जो गजनी थे, गौरी थे, मोहम्मद गौरी जो थे, म्यूजुद्दीन मोहम्मद के नाम से जिनको उस टाइम पे जाना जाता था, तो अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया को कॉन्कर किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने गुजरात साइड से एंट्री लेने की कोशिश करी। तो गुजरात साइड से एंट्री लेनी है तो गुजरात साइड से एंटर करने से पहले इन्होंने मुल्तान और कच्छ वाला जो एरिया था उसको कॉन्कर किया। किसने?
म्यूजुद्दीन मोहम्मद ने, जिनको मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो इन्होंने मुल्तान और जो सिंध वाला एरिया था, कच्छ वाला, सॉरी, मुल्तान और कच्छ वाला जो एरिया था उसको कॉन्कर किया। उसके बाद 1178 के अंदर 1173 में ये गद्दी पे बैठे। 1178 में गुजरात के थ्रू इंडिया में एंट्री लेने की इन्होंने कोशिश करी, लेकिन उस टाइम पे अगर हम राजस्थान वाले एरिया या गुजरात वाला एरिया देखें तो वहां पे राजपूताना रूल था, राजपूत रूल कर रहे थे, जिसके चलते हुए जो गुजरात रूलर्स थे, गुजरात रूलर्स ने इनको एंट्री नहीं दी, तो वहां से इनको हार कर वापस मुड़ना पड़ा गुजरात वाली साइड से, राइट। अगर हम इसको कनेक्ट करें 1178 एडी को, तो 1178 एडी के टाइम पे कौन एक्टिव थे? दूसरी साइड पृथ्वीराज चौहान, राइट। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो एक्टिव थे। पृथ्वीराज चौहान कहाँ पे एक्टिव थे? ये दिल्ली वाले एरिया में, राइट। दिल्ली आगरा वाला जो एरिया है वहां पे एक्टिव थे पृथ्वीराज चौहान 1178 एडी के टाइम पे। और यहाँ पे भी राजपूत रूलर्स थे, तो गुजरात रूलर्स ने इनको एंट्री देने से मना कर दिया। लड़ाई हुई आपस में, जो भी हुआ, तो इनको वापस जाना पड़ा हार कर। अब उसके बाद इन्होंने सोचा कि गुजरात से चलो एंट्री नहीं मिली, कोई बात नहीं, हम पंजाब साइड से एंट्री करेंगे, राइट। मोहम्मद गौरी क्या बोल रहे हैं कि अब हम पंजाब से एंट्री करेंगे, गुजरात से एंट्री नहीं मिली। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहले पेशावर, लाहौर और सियालकोट वाला जो एरिया था उन एरियाज को कॉन्कर कर लिया। अब देखो, कहीं पे एंट्री करनी है तो उससे पीछे वाले जो एरियाज है वहां को पे कॉन्कर करना पहले जरूरी होता है। तो वही इन्होंने करा, पहले पेशावर, लाहौर, सियालकोट वाला एरिया कॉन्कर करा जो पाकिस्तान वाली साइड आता है। तो उसके बाद इन्होंने देखा कि दूसरी साइड जो राजपूत रूलर्स थे, जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान जो थे, उनकी पावर दिन ब दिन वहां पे बढ़ती जा रही थी दिल्ली आगरा वाली साइड पे। तो जो चौहान थे, चौहान ने दिल्ली को कैप्चर करा था तोमर से। किससे कैप्चर करा था? तोमर से, अराउंड द मिडल ऑफ द सेंचुरी। अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो 11 साल के थे जब वो गद्दी पे बैठ गए थे। कहाँ पे? अजमेर में। तो अजमेर में 11 साल की एज में जो पृथ्वीराज चौहान थे वो गद्दी पे बैठ गए, तभी से इन्होंने कॉन्कर करना शुरू करा। अब अजमेर से ये इनके इंपायर की शुरुआत होती है। धीरे धीरे ये कहाँ पे पहुंचे? अजमेर से बुंदेलखंड एरिया में, राइट। तो इन्होंने जो बुंदेलखंड के चंडेल्स थे उनको इन्वेट करा। वहां पे एक महोबा के पास बैटल हुई थी, तो वहां पे इन्होंने बुंदेलखंड वाला एरिया भी कॉन्कर कर लिया। उसके बाद ये ऊपर को पहुंचे दिल्ली आगरा वाली साइड, तो फिर उन्होंने दिल्ली आगरा का एरिया कॉन्कर किया। तो मैप पे देखते हैं, ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है? ये बुंदेलखंड वाला एरिया है। यहाँ पे राजस्थान में अजमेर आ गया, तो अजमेर से कॉन्कर करने का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ से ये गए बुंदेलखंड, बुंदेलखंड को कॉन्कर करने के बाद ये पहुंचे यहाँ दिल्ली वाली साइड। यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा, राइट। ये हरियाणा है, ये यूपी है, हरियाणा यूपी के बॉर्डर पे आ जाता है दिल्ली। तो यहाँ पे इन्होंने दिल्ली को कॉन्कर करा। अब इसके आगे ये वाला जो एरिया है ये कौन सा आ जाता है? पंजाब का। तो अब जो पृथ्वीराज चौहान थे इनका टारगेट था पंजाब को कॉन्कर करना। और ऊपर से कौन आ रहा था? दूसरी साइड से, अगर हम नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से देखें अफगानिस्तान से, तो यहाँ से कौन आ रहे थे? यहाँ से आ रहे थे मोहम्मद गौरी की फोर्सेस, राइट। मोहम्मद गौरी जो थे ये इन्होंने पहले गुजरात की साइड से एंट्री मारने की कोशिश करी थी, जो इनको नहीं मिली थी। अब इन्होंने सोचा कि पंजाब साइड से हम एंट्री करेंगे इंडिया में। तो पंजाब साइड से मोहम्मद गौरी की ये फोर्सेस ऊपर से आ रही है और इस साइड पृथ्वीराज चौहान, जिनका टारगेट पंजाब है। अब एक पंजाब को लेकर दो जो लोग हैं जिनके बीच में अब यहाँ पे लड़ाई होगी, राइट। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी दोनों की अटेंशन क्या थी? पंजाब एंड गंगा वैली, मतलब दोनों रूलर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अब यहाँ पे शुरू हुआ, पंजाब और गंगा वैली वाला जो एरिया है उसको लेकर, जिसके चलते हुए सबसे पहले हुई फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई हुई थी 1191 के अंदर, राइट। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराई हुई। अभी तक हमने जो इंपॉर्टेंट ईयर्स कौन कौन से करे थे? 1173, 1178 वाला, और अब आ गया है 1191। तो 1191 में होती है फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। 73 में मोहम्मद गौरी गद्दी पे बैठे थे। 78 में गुजरात की साइड एंट्री लेने की कोशिश करी, जो इनको नहीं मिली, राइट। 91 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराई होती है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई पृथ्वीराज चौहान एक साइड होते हैं और दूसरी साइड यहाँ पे है मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान थे इन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। गौरी फोर्सेस वर कंप्लीटली रूटेड आउट बाय पृथ्वीराज,
राइट, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। अब उसके बाद आती है सेकंड बैटल ऑफ तराई। सेकंड बैटल ऑफ तराई, ये जो सेकंड बैटल ऑफ तराई है ये कब हुई थी? ये हुई थी 1192 के अंदर, सेकंड बैटल ऑफ तराई। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कनौज के रूलर हैं जयचंद, जयचंद जो है कनौज के जो रूलर है, उन्होंने पृथ्वीराज की हेल्प ना करके उन्होंने अपना जो था वो किसकी साइड चले गए? मोहम्मद गौरी की साइड चले गए, जिसके चलते हुए अब देखो एक साइड हो गए मोहम्मद गौरी और जयचंद, दूसरी साइड रह गए पृथ्वीराज चौहान अकेले। तो यहाँ पे इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। सेकेंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान को जयचंद और मोहम्मद गौरी की जो फोर्सेस थी दोनों इकट्ठे हो गए, मिल गए, तो उन्होंने मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और बाद में मार दिया। अब यहीं पे एक और लव स्टोरी है, किसकी है? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता। संयोगिता किसकी बेटी थी? जयचंद की बेटी थी, राइट। जयचंद की बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान दोनों की यहाँ पे लव स्टोरी चल रही थी। तो यही जो लव स्टोरी है इस पे एक बुक लिखी गई थी बाद में जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो जो बुक है इसमें पृथ्वीराज की लाइफ स्टोरी पूरी की पूरी और पृथ्वीराज की लव स्टोरी डिपिक्ट करी हुई है। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। अगेन इंपॉर्टेंट है ये जो बुक है पृथ्वीराज रासो, ये किसकी है? ये पृथ्वीराज के ही जो कोर्ट पोएट थे चंद बरदाई, उन्होंने ये बुक लिखी थी, चंद बरदाई की, राइट। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो में क्या डिपिक्ट करा है? लाइफ स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज एंड हिज लव स्टोरी, राइट। लव स्टोरी किसके साथ थी? जयचंद की बेटी संयोगिता के साथ, राइट। तो यहीं से फिर आगे मुस्लिम रूल की शुरुआत होती है इंडिया में, राइट। और उसके बाद जयचंद की अगर हम बात करें, जयचंद अभी बाकी बचे थे, तो 1194 के अंदर जयचंद को भी, जो कनौज के जयचंद थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी की हेल्प करी थी 1192 में, तो उसी जयचंद को मोहम्मद गौरी ने ही वापस फिर से हरा दिया बैटल ऑफ चंदवाड़ के अंदर, राइट। बैटल ऑफ चंदवाड़ हुई 2 साल बाद 1194 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया और मार दिया, राइट। तो यहाँ पे राजपूत रूल जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद बख्तियार खिलजी जो थे, बख्तियार खिलजी कौन थे? गौरी के एक कमांडर थे। तो उन्होंने बंगाल और बिहार वाला जो एरिया था उसको कॉन्कर किया और वहां पे जो नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज थी, बिहार में जो नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज थी वो यूनिवर्सिटीज बिल्कुल खत्म कर दी। और लास्ट 1206 एडी के अंदर आकर जो मोहम्मद गौरी थे उन्हीं की भी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो आगे उसके उत्तराधिकारी बनते हैं उनका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत की, सल्तनत ऑफ दिल्ली, जिसमें 5 रूलिंग डायनेस्टीज है और टोटल 34 किंग्स है। इसमें कुछ वीक किंग्स भी हैं, तो 34 के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें से कुछ जो वीक रूलर्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, जो इंपॉर्टेंट किंग्स है उनको हम डिटेल में कवर करेंगे, राइट। इसके बाद बुक में एक बॉक्स दे रखा है जिसमें इन्होंने बैटल ऑफ तराई के बारे में लिखा है। जो हमने पढ़ा है बैटल ऑफ तराई, सिर्फ वही चीजें यहाँ पे दोबारा से रिपीट करी हुई है कि सेकंड बैटल ऑफ तराई जो थी कब हुई थी? 1192 के अंदर हुई थी। फर्स्ट कब हुई थी? 1191 में हुई थी। उसके 1 साल बाद ही सेकंड बैटल हो गई थी। तो जो सेकंड बैटल ऑफ तराई थी वो इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होता है, राजपूत रूल खत्म होता है, मुस्लिम रूल शुरू होना, जो मुस्लिम रूल है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो तुर्किश फोर्सेस थी उन्होंने इंडियन फोर्सेस को हराया। क्यों हराया? क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड थे, वेल प्रिपेयर्ड थे। दूसरा क्या है, अब हमारी यूनिटी भी नहीं थी, जिसके चलते हुए जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? मोहम्मद गौरी ने हराया, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पृथ्वीराज को हराने के बाद पहले तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप अजमेर में कुछ टाइम तक रूल कर सकते हो, लेकिन बाद में पृथ्वीराज को मरवा दिया था किसने? मोहम्मद गौरी ने ही, राइट। तो ये है बैटल ऑफ तराई के बारे में, वही जो चीजें हमने पढ़ी है वही यहाँ पे बॉक्स में दे रखी है, राइट। नेक्स्ट आता है कॉजेस ऑफ द तुर्किश सक्सेस। अब ये जो तुर्क आए थे इनके सक्सेसफुल होने का रीजन क्या है? फर्स्ट क्या है? पॉलिटिकल डिसयूनिटी अमंग राजपूत एंड इंटरनल राइवलरीज। हमारे जो राजपूत रूलर्स थे उनकी आपस में ही नहीं बनती थी, सारे अपनी अपनी जगह पे रूल कर रहे थे और
आपस में उनमें लड़ाई झगड़े होते रहते थे, इंटरनल राइवलरीज बहुत थी, जिसके चलते हुए इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, एक रूलर के साथ हाथ मिलाकर दूसरे रूलर को ये हरा देते थे। जैसे हमने मोहम्मद गौरी के बारे में ही देखा है, जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा रहे हैं और बाद में जयचंद को ही मार देते हैं, राइट। नो सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, छोटे छोटे किंगडम थे जिन पे जो किंग थे रूल कर रहे थे। अनगार्डेड फ्रंटियर्स इवन आफ्टर रिपीटेड अटैक्स, जो हमारे बॉर्डर्स थे, फ्रंटियर्स थे, उन पे कोई भी फोर्सेस वगैरह, आर्मी वगैरह कुछ नहीं थी। हालांकि बार बार जो थे फॉरेन रूलर थे वो अटैक कर रहे थे, लेकिन स्टिल हमारे जो बॉर्डर्स थे, फ्रंटियर्स थे, उन पे कोई भी आर्मी नहीं थी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री एंड एम्बिशियस तुर्किश इन्वेडर्स। अब जो तुर्किश इन्वेडर्स थे बहुत ही एम्बिशियस थे, वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री थी उनके पास, जिसके चलते हुए उन्होंने इंडिया में राजपूत रूल जो था वो खत्म कर दिया, राइट। नेक्स्ट शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने देखा 5 रूलिंग डायनेस्टीज थी। कौन कौन सी थी? इलबारी डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद एंड लोदीज। आज हम इन डायनेस्टीज के बारे में एक इंट्रोडक्शन करेंगे, मोटा मोटा पढ़ेंगे कौन सी डायनेस्टी में हम कौन से रूलर को पढ़ने वाले हैं, और जो नेक्स्ट डिटेल होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। इलबारी डायनेस्टी जो थी ये 1206 से लेकर 1290 एडी तक रूल करा। उसके बाद खलजी डायनेस्टी आ गई, 1290 से 1320 तक रूल करा, 30 साल तकरीबन। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी ने 1320 से लेकर 1413 तक रूल करा था, तो देखें तो हम अप्रोक्सीमेटली 1 सेंचुरी पूरी हो जाती है। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक रही। फिर लोदीज आ गए 51 से लेकर 1526 में जाकर दिल्ली सल्तनत का जो है खात्मा हो जाता है, राइट। इलबारी डायनेस्टी जो है इसको सलेब डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि इसकी जो शुरुआत करी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, जो कि एक सलेब थे। तो इसका जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290 तक का है। तो इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने 4 साल रूल करा। उसके बाद आराम शाह आ गए, फिर इल्तुतमिश आ गए। अब जो इल्तुतमिश थे इन्होंने आगे जो अपने गद्दी दी थी, अपना जो थ्रोन दिया था वो दिया था रजिया सुल्तान को। लेकिन अब उस टाइम पे क्या था कि जो विमेन थी उसको इतना ज्यादा सुप्रीम नहीं माना जाता था। ऐसे माना जाता था कि लड़की है ये रूल नहीं कर सकती, फीमेल कैसे रूल कर सकती है। तो जिसके चलते हुए रुकनुद्दीन जो थे उनको गद्दी पे बिठा दिया गया। लेकिन जो रुकनुद्दीन थे बहुत ही वीक रूलर थे, जिसके चलते हुए फाइनली जो गद्दी थी वो रजिया सुल्तान को ही मिल गई, राइट। लेकिन रजिया सुल्तान जो थी बहुत ही कैपेबल रूलर थी। लेकिन यहाँ पे फिर सेम वही प्रॉब्लम आ रही है कि एक फीमेल, एक लेडी हम पे रूल कैसे कर सकती है, जिसके चलते हुए इन्हीं के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रची। और जो घियासुद्दीन बलबन थे इन्होंने इल्तुतमिश का पूरा जो खानदान था उसी को खत्म कर दिया और गद्दी पे आकर बैठ गए। फिर लास्ट में आते हैं कायकबाद, राइट। खलजी डायनेस्टी के अंदर 2 रूलर ही थे, एक थे जलालुद्दीन खलजी और दूसरे थे अलाउद्दीन खलजी, राइट। तुगलक डायनेस्टी में घियासुद्दीन तुगलक आते हैं, 320 से लेकर 25 एडी तक रहे थे। फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वाइजेस्ट फूल रूलर भी इनको बोला जाता है। तो 325 से 51 तक इन्होंने रूल किया था। फिरोज शाह तुगलक आते हैं और लास्ट में तैमूर का इन्वेजन होता है और तुगलक डायनेस्टी खत्म हो जाती है और सैयद डायनेस्टी की शुरुआत होती है। सैयद डायनेस्टी के पहले रूलर थे खिजर खान, देन मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन शाह आलम। और लास्ट में आती है लोदी डायनेस्टी, जिसके पहले रूलर थे बहलोल लोदी, देन सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, राइट। तो नेक्स्ट हम ये जो रूलर्स हैं इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।